नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। शुरुआत झारखंड की खबरों के साथ करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया है। 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोरेन ने रांची के सोहराय भवन में राज्य भर से आए पार्टी के जिला और प्रखंड अध्यक्ष और सचिवों के साथ बैठक की। उन्होंने जहां कार्यकर्ताओं के समक्ष अपनी बात रखी तो वहीं कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोली और इस दौरान कार्यकर्ता उत्साह में दिखे। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि कार्यकर्ताओं को हर चुनाव और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्य की जनता ने बड़ी उम्मीदों से हम पर विश्वास किया और अपना समर्थन दिया है। सरकार के साथ संगठन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के विश्वास पर खरा उतरे। सरकार ने 4 साल में कई योजनाएं चलाई, कई काम भी किए। सरकार इसे अपने माध्यम से जनता के बीच ले जा ही रही है। संगठन के लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि वो इन योजनाओं को जनता तक ले जाएं ताकि अंतिम व्यक्ति तक को इसका लाभ मिल सके। सोरेन ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया। हमने तो अभी तक प्रत्याशी के रूप में वहां किसी को दिया नहीं और प्रचार प्रसार का विषय है, वो किस रूप में होगा वो तो अभी बता पाना मुश्किल। सर 16 से सरकार आपके पास किस तरह की शुरू हो रहा है? बहुत सारी चीजें हैं, आज से थोड़ी बहुत पहले से चल रहा है। सरकार अपना काम करती है, सरकार अपना काम कर रही है और बखूबी लोगों तक पहुंच रही है। लोगों को उनकी समस्या है, उनकी समस्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग अपने स्तर से तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है और इस क्रम में उसकी नजर ऐसे वोटरों पर विशेष तौर पर है जो 18 वर्ष या इससे ऊपर के हैं और वोटर कार्ड उनका नहीं बन सका है। इसके लिए विशेष अभियान दिवस चलाया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस संबंध में निर्वाचन सदन में इससे संबंधित विस्तृत जानकारी दी। बताया कि निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2024 को अहंता तिथि मनाते हुए फोटो मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के संचालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। आज एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक दावा एवं आपत्ति संबंधी आवेदन दिए जा सकेंगे। 28 और 29 अक्टूबर के अलावा 4 और 5 नवंबर को विशेष अभियान दिवस चलाया जाएगा और इस दौरान सभी बीएलओ अपने बूथों पर रहेंगे और वोटर आईडी बनाने और दूसरे कार्यों में सहयोग देंगे। सारी प्रक्रियाओं के बाद अंततः 5 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और इसी आधार पर वोटर लोकसभा चुनाव 2024 में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। के रवि कुमार ने बताया कि 28 स्वच्छ, समावेशी और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने को 28 नवंबर से समावेशी सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान सभी पात्र नागरिकों का निबंधन और मतदाता सूची का शुद्धिकरण किए जाने पर जोर रहेगा। फ्रॉड ऑफ माई बीएलओ करके एक स्पेशल कैंपेन किया जा रहा है। बीएलओ सभी बीएलओ बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सभी नागरिक, सभी पदाधिकारी, सभी राजनेता से अनुरोध है अपने अपने बीएलओ बूथ में जाएं, अपने अपने बीएलओ के साथ में सेल्फी खिंचवा के आपका सोशल मीडिया हैंडल में डालें ताकि उनका मनोबल बढ़ेगा। उनका कितना महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है उसका एक वो भी महसूस करेंगे। बोकारो जिले के समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने प्रेस वार्ता कर 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 की विस्तृत जानकारी दी। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 का कार्यक्रम घोषित किया गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार एकीकृत मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 27 अक्टूबर को रखा गया है। वहीं उपायुक्त ने कहा कि जिले के 4 विधानसभा गोमिया, बेरमो, बोकारो एवं चंदन क्यारी की जनसंख्या करीब 22,60,778 है और इसमें मतदाताओं की संख्या 14,36,389 है। 27 अक्टूबर से लेकर 9 दिसंबर तक रहेगा, जिसको निष्पादित करने के लिए 26 दिसंबर 2023 तक का समय है और उसके बाद में अंतिम प्रकाशन के लिए 5 जनवरी 2024 का शेड्यूल बनाया गया है, जिसके संबंध में सभी कंसर्न ईआरओस को आज विस्तृत रूप से
समीक्षा करके जानकारी दी गई है। सभी राजनीतिक दलों के साथ जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ मीटिंग करके भी इस पूरे टाइमलाइन कैलेंडर को और शेयर किया गया है कि वो लोग भी अपने माध्यम से इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग में और सुपरविजन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। डुमरी का नवाडी डुमरी विधानसभा के ईआरओ एसडीओ डुमरी हैं, तो यहाँ से बीएलओ के माध्यम से जो एक्टिविटीज़ की जाएंगी उनको फाइनली एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का कार्य ईआरओ डुमरी एसडीओ डुमरी के माध्यम से किया। भारतीय रेलवे का आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन विभाग देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन द्वारा दक्षिण भारत के तीर्थाटन कराएगी और जिसमें 11 दिसंबर को मालदा टाउन से खुलेगी, जो विभिन्न स्टेशन होते हुए बोकारो रेलवे स्टेशन होकर दक्षिण भारत के तीर्थालयों का दर्शन कराएगी। तिरुपति, मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और नागार्जुन ज्योतिर्लिंग का भ्रमण कराते हुए 22 दिसंबर को वापस लौटेगी। ये यात्रा 11 रात और 12 दिन का होगा। इस तीर्थाटन में भ्रमण के दौरान श्रेणी के हिसाब से वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित होटल में रात्रि विश्राम, शाकाहारी भोजन के साथ चाय नाश्ते का प्रबंध रहेगा। आईआरसीटीसी के अधिकारियों की माने तो सरकार की तरफ से इस यात्रा में 33% सब्सिडी दी जा रही है और उसके तहत इकोनॉमी क्लास की प्रत्येक यात्री को 22,750 रुपए चुकाने पड़ेंगे और वहीं स्टैंडर्ड क्लास यानी कि एसी में सफर करने वालों को 36,100 और कंफर्ट क्लास के लिए 39,500 रुपए चुकाने पड़ेंगे। और इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति की देखभाल के लिए आईआरसीटीसी के द्वारा गाइड नियुक्त किया गया है, जो विभिन्न तीर्थालयों सहित ज्योतिर्लिंग का दर्शन करवाएगी। भारत गौरव क्रूज ट्रेन के द्वारा इस बार दक्षिण भारत के लिए जो है यात्रा के लिए ट्रेन चला रही है, जो कि 11 दिसंबर 2023 को मालदा टाउन से प्रारंभ होगी और यह धनबाद, बोकारो, रांची, राउरकेला, झारसुगुड़ा होते हुए ये साउथ में जाएगी। यह जो है दक्षिण भारत में आपको जो है तिरुपति, मीनाक्षी टेम्पल, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराते हुए आपको 22 दिसंबर को वापस हो जाएगी। चलिए अब खबर बिहार से। रोहतास जिले के डेहरी से है। डेहरी के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने देवी दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है तथा उन्हें काल्पनिक बताते हुए कहा कि देवी दुर्गा का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है। उन्होंने खुद को महिषासुर का वंशज बताया तथा कहा कि महिषासुर उनके पूर्वज थे। विधायक इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर देवी दुर्गा का अस्तित्व था तो ब्रिटिश हुकूमत के समय उन्होंने क्यों नहीं आकर भारत को बचा लिया। अगर वो तीनों लोकों की देवी थी तो क्या भारत में ही तीनों लोक हैं। उन्होंने दुर्गा पूजा जैसे आयोजन को फिजूल खर्ची बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार गौतम बुद्ध पहले आए तथा राम बाद में आए। उन्होंने देवी दुर्गा तथा भगवान शिव के संबंध पर भी आपत्ति दर्ज करवाई। भारत को गुलाम बनाने का काम किया। उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी, 10 हाथ का औजार कहां था और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था। तो मां दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया। ये चाहिए कि नहीं, देवी दुर्गा का जो पंडाल बनता है दशहरा में, तो होना चाहिए कि नहीं? ये नाजायज खर्च है। जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2023-24 का शुभारंभ शहीद अशफाक उल्ला खां स्टेडियम खगड़ा किशनगंज में जिला अधिकारी तुषार सिंगला और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इनाम उल हक व जिला प्रशासन किशनगंज के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया और वहीं उद्घाटन समारोह के बाद गुब्बारा गुच्छ व मशाल प्रदान कर डीएम ने एथलीट को सदा ऊंचाई की ओर बढ़ने का संदेश दिया। साथ ही एथलेटिक्स खेल विधा के अंतर्गत 100 मीटर दौड़, आयु वर्ग अंडर 14 बालिका को मेडल, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र देकर डीएम और एसपी ने सम्मानित करके शुभकामनाएं भी दी।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हेलीकॉप्टर से कोरिया जिले के बैकुंठपुर में पहुंचे हैं, जहां भैया लाल के द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया था। वहां पर पहुंचकर पहले महिलाओं ने आमजनों से डॉक्टर रमन सिंह का भाव स्वागत किया और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह भी मौजूद रहीं। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि उमड़ रही भारी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि यहां की सभी सीटें भाजपा जीतने जा रही है। जनता का मूड स्पष्ट भाजपा के पक्ष में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों के ऋण माफ की घोषणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि सर्वे को कांग्रेस अपने विरुद्ध ऐसी घोषणा कर रही है कि अब बचे हुए 40 दिन के मुख्यमंत्री इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी सर्वे में भाजपा जबरदस्त बहुमत से सत्ता में आ रही है और डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल बोरिया बिस्तर बांध लो। एक प्रकार से सरकार के प्रति जो आक्रोश दिख रहा है, उम्मीद करते हैं कि इस बार के चुनाव में बैकुंठपुर में प्रचंड बहुमत के साथ भैया लाल रजवाड़े, रेणुका सिंह जी और जायसवाल जी ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी हमारे जीत के आएंगे। ये तय हो चुका है, क्योंकि जनता का मूड बता रहे हैं। सर, भूपेश जी ने कर्ज माफी फिर से किया, इसमें क्या कहेंगे, भाजपा क्या करेगी? अब वो उनको सर्वे रिपोर्ट मिल चुका है कि कुर्सी खिसकने वाली है, कुछ भी घोषणा कर रहे हैं। 40 दिन का मुख्यमंत्री अब घोषणा भी करेगा तो कोई महत्व नहीं। राजनीतिक विज्ञानकार बोलते हैं भाजपा की पहली सूची जितना जबरदस्त रही, उसके बाद वही पुरानी सूची निकली है। भारतीय जनता पार्टी का अभियान चरम पे है। पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त माहौल है और पूरे बड़ा से बड़ा मीडिया हाउस, छोटा से छोटा मीडिया हाउस, सबके सर्वे में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बताते हुए दिख रहा है। और मैं बस्तर से सरगुजा घूमा हूँ, जबरदस्त वातावरण का निर्माण हुआ है। अब दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकती। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हम एनडीए के संगठन सहयोगी हैं। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हमारी स्थिति इन राज्यों में कमजोर है, लेकिन हम अपने लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए यहाँ आए हैं। मैं 2-3 विधानसभा क्षेत्र में भी जाऊंगा, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये बहन भाई सिर्फ बोलने में माहिर हैं, देश की एकता और अखंडता से तो इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने में माहिर हैं और आज भारत सभी क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है, इससे इनको तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री जीवन में कभी नहीं बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने वाले थे तब सोनिया जी से कहा था कि 2-3 साल का इन्हें मौका दिया जाए ताकि ये सीख जाएं और अच्छी राजनीति करें। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए कहा कि यहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है, किसी प्रकार का विकास कोई काम नहीं हुआ है। अनिश्चित तौर पर 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी का कमल छत्तीसगढ़ में खिलने वाला है। मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर उन्होंने कहा कि ये पार्टी डिसाइड करती है। विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है तो सर्वसम्मति से जिसका नाम फाइनल किया जाएगा वो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री होगा। जब सत्ता आएगी तब सत्ता की कुछ भागीदारी आरपीआई को मिलनी चाहिए। ये भी बात मैं रमन सिंह के साथ करने वाला हूं। तो जिस तरह कांग्रेस पार्टी का जो 5 साल का राज रहा है उसमें काफी भ्रष्टाचार भी बढ़ा है और इसीलिए जनता चाहती है कि भाई यहाँ परिवर्तन होना चाहिए और जरूर बीजेपी की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भूमिका रखी है और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में जरूर यहाँ बीजेपी सत्ता में आएगी और बाकी जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें 4 राज्यों में बीजेपी आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इधर कोरिया में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने मंच से विवादित बयान दिया है। मंत्री रेणुका सिंह ने मंच से भाषण देने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तुलना भगवान श्री राम से कर दी। रेणुका सिंह ने कहा कि ये रमन नहीं राम है, गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के भगवान हैं।
इधर भाजपा मीडिया विभाग के केंद्रीय संयोजक एवं प्रयागराज विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि किसान खुशहाल होता है तो राष्ट्र समृद्ध बनता है और इसीलिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी किसानों को 22,000 करोड़ की राहत दी है, जिसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी चलती रहेगी और इनके दाम भी नहीं बढ़ाए जाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ के करीब 35 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। बीजेपी मीडिया विभाग के केंद्रीय संयोजक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कांग्रेस पर नक्सलियों से साठ-गांठ करके चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे नौकरशाहों को स्पष्ट चेतावनी दी। वो निष्पक्ष चुनाव के लिए तैनात किए गए हैं तो निष्पक्षता के साथ निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े रहें, अन्यथा ऐसे कई आईएएस और आईपीएस अफसरों की शिकायत हमारे पास निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है और अब भी जो अधिकारी कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं उनकी सूची भी तैयार है। आज कोई भी लोकतंत्र होएगा, कोई इस प्रकार की धमकी देगा तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और आपके माध्यम से मैं और भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है कि इसको संज्ञान में लेते हुए उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और जेल के अंदर उनको डाल देना चाहिए। तैयारी पूरी है, पुरंदर मिश्रा जरूरी है। इस नारे के शोर के बीच में लगभग 5,000 से अधिक लोगों की भीड़ की मौजूदगी में रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा के भव्य एवं आकर्षक मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा के साथ ही विशेष रूप से सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू मौजूद थे। आपको ये भी बता दें कि रायपुर के सिटी सेंटर मॉल के सामने एक्सप्रेस हाईवे ढालान पुराना बस स्टैंड के पास पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ वॉच कॉम्प्लेक्स में बीजेपी प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा का मुख्य चुनाव कार्यालय खोला गया है। कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जोरदार भीड़ उमड़ी और इस दौरान पटाखे फोड़कर आगंतुकों का स्वागत किया गया और इस तरह बड़ी संख्या में समर्थक और क्षेत्रवासी भी ढोल नगाड़ों के साथ कार्यालय पहुंच गए। वहीं पर रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने गले में भाजपा का गमछा पहनाकर कार्यक्रम में आए लोगों का ससम्मान आत्मीय स्वागत किया। चुनावी समर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जो 2 डीआरडीओ में बंट चुकी है और रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आजमा सकती है अपना भाग्य और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 22 सीटों पर विधानसभा प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रभारी प्रणव कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर मैं आया हूं। हमारी पार्टी मुझे किसी भी प्रकार का संकोच नहीं है ये कहने में कि छत्तीसगढ़ में थोड़ी कमजोर है, लेकिन पार्टी के सदस्यों ने ये मांग की है कि अपने मुद्दों पर छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी उतारे जाएं। तो द्वितीय चरण के नामांकन तिथि 30 तारीख है। उससे पहले हमने अपनी बातें मौखिक रूप से आला कमान तक पहुंचा दी हैं और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि 22 विधानसभा सीटों पर हमारी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भाजपा कांग्रेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। अलीगढ़ के रोडवेज बस स्टैंड चौराहे पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई कि उसे देखकर हर कोई हैरान और दंग रह गया। दरअसल एक मजबूर पिता कर्ज में डूबने के कारण अपने दिल के टुकड़े बेटे को 6 से 8 लाख रुपए में बेचने को मजबूर हो गया है, जो कि अब अपनी पत्नी, एक बेटी और बेटे के साथ चौराहे पर बैठकर अपने बेटे की सेल लगाने के लिए मजबूर हो गया और अपने गले में एक पट्टिका लटकाकर उस पर लिख रखा है, मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे मेरा बेटा बेचना है। दरअसल अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा थाना इलाके के निहार मीरा स्कूल के पास का रहने वाला राजकुमार का आरोप है कि उसने कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नामजद लोगों से उधार लिया था, लेकिन दबंग कर्जदार ने हेराफेरी करके राजकुमार को कर्जदार बना दिया और अपने रुपए निकलवाने के लिए उसकी उस प्रॉपर्टी के कागजों को बैंक में रखवा कर लोन इशू करा लिया। राजकुमार का आरोप है कि ना मुझे प्रॉपर्टी मिली और ना ही मेरे हाथ में रुपए बचे। मैं कंपनी बाग चौराहे पर बैठा हूँ, बस स्टैंड के चौराहे पर। अच्छा, गले में आपने कुछ लटका रखा है, क्या रखा है? बेटे का धक्का रखा है, कोई मेरा बेटा बिकवा दो, कोई मेरा बेटा बिकवा दो, मुझसे अच्छा लगेगा, बेटा बिकवा दो। कौन कौन लोग बैठा रखे हैं आपने यहाँ पे साथ? मैंने अपनी घरवाली और बेटी और दोनों, एक बेटा रखा है।
कितने में बेच रहे हैं? क्या आप किसी से संपर्क किया? मैंने अभी किसी से संपर्क नहीं किया। मैं कम से कम 6 लाख या 7 लाख में बेचना चाहता हूँ। कर्ज कितना आपके ऊपर? कर्ज है मेरे पास इतना ही, लगभग इतना ही कर्जा है मेरे पास। तो आपका खुद का मकान है? नहीं, खुद का मकान लिया, प्लॉट लिया था, वो भी दबंगों ने उसका लोन करवा दी। कौन है? उनके नाम बताओ। उसका नाम है, क्या नाम है वो, नाम नहीं पता। धर्मेंद्र कुमार नाम है उसके, DK सिंह कहते हैं उसको। कहाँ पे रहता है वो? उसमें रहता है चंपा बिहार में। अच्छा, पुलिस से जब उसके नाम की शिकायत करी? पुलिस से नाम की शिकायत करी क्या सर? उसी के पीछे भागता रहा, आज तक मेरी नहीं सुनी। चले, स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।